हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक नया दिन में। मैं डॉक्टर रूमा अरोड़ा। पिछले कुछ वीडियोस से आप देख रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे परिचित किसी या रिश्तेदार को लंबी गंभीर बीमारी हो जाए तो हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसी सीरीज में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ रिश्तेदारों की तैयारी। हाँ, हमारी प्यारी इंडियन फैमिलीज बहुत बड़ी होती हैं। मदर के साइड के रिश्तेदार, फादर के साइड के रिश्तेदार, बहुत सारे हमारे ससुराल पक्ष के, बहुत से हमारे कजिन्स, रिश्तेदार तो हमारे बहुत होते हैं, बहुत से रिलेटिव्स होते हैं। पर उन लोगों की कोई तैयारी कभी नहीं हो पाती है इस तरह से कि अगर किसी परिचित को कोई लंबी गंभीर बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए तो अब है नेक्स्ट स्टेप क्या ले, किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करने में जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद करें। तो क्यों ना आज हम उन रिश्तेदारों की तैयारी करवाएं। सबसे पहली तैयारी जो रिश्तेदारों की मैं करवाना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको पता चले किसी की गंभीर बीमारी के बारे में, आप फोन जरूर करें, परंतु फोन का आंसर आपको प्रॉम्प्टली या तुरंत मिलेगा इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें। क्योंकि कई बार होता ये है कि मरीज और उसके जो प्राइमरी केयर गिवर, जो सबसे उसके करीबी लोग हैं, वह हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन्वेस्टिगेशन और बहुत से परेशानियों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि कई बार वह फ़ोन कॉल्स का तुरंत उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई बात हो जाए तो आप कृपया बिल्कुल भी बुरा ना मानें और ये मान के चलें कि वह कोई आपको इंसल्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, वह आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, परंतु सिचुएशन ही ऐसी है। तो ऐसे समय में आप क्या करें? आप कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई ईमेल या कोई और ऐसा मैसेज उनके पास छोड़ दें ताकि वह ये जान सके कि आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और जब उन्हें समय मिलेगा, जब वह अपने मेंटली रेडी होंगे तो वह आपको स्वयं ही कॉल कर लेंगे। हमारे रिश्तेदारों की तैयारी नंबर 2 है कि जब हमारे केयर गिवर या मरीज का फ़ोन आए तो आप अगर उनसे कोई मीटिंग प्लान करना चाहते हैं तो उनके कन्वीनियंट समय के अनुसार आप अपनी मीटिंग प्लान करें। इसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि हॉस्पिटल के क्या टाइमिंग रेगुलेशंस हैं। कई हॉस्पिटल्स में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए विजिटर्स अलाउड होते हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स मतलब कितने लोग एक दिन में पेशेंट को विजिट कर सकते हैं, इस पर भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप पहले से ही इन सब बातों की जानकारी प्राप्त कर लें और उसी हिसाब से अपनी विजिट और कितने लोग उनसे मिलने जाएंगे इस बारे में प्लान करें। तीसरी हमारी तैयारी ये है कि जब आप मरीज से मिलें तो क्योंकि मरीज तो बहुत बदल चुका होता है, कई बार शारीरिक रूप से उसके बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो मिलते ही आप उसके जो भी शारीरिक चेंजेस हैं उन पे तुरंत से कमेंट ना करें। उसे भी पता है चेहरे पे कोई दाग आ गया है, सर्जरी का कोई स्कार दिख रहा है, वजन घट गया है, बढ़ गया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी होगा, पेशेंट को पता है, केयर गिवर को भी पता है। तो फिर आपको अपनी तरफ से प्लीज ये बताने की और ये डिस्कस ना करें क्योंकि वो पहले ही इस चेंज से बहुत परेशान है। तो इस समय में आप अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें। तैयारी नंबर 4 है, जब भी आप ऐसे मरीज से मिलने जाएं तो अपनी जो भी इंटेंशन है वो है अपनी बात कहने से ज्यादा उनकी बात सुनने पे लगाएं। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बीमारी का डायग्नोसिस होता है ना, उससे एक दिन पहले जो इंसान होता है वह बीमारी के डायग्नोसिस के अगले दिन ही बिल्कुल बदल जाता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जब मेंटल चेंजेस होते हैं वह स्वभाव पर, व्यवहार पर कितना गहरा असर डालते हैं। कई बार आपको लगेगा कि यह इंसान तो वो इंसान ही नहीं है जिससे मैं पहले मिला था। तो ये एक नॉर्मल चीज है, इसके लिए ना बुरा माने ना ही नाराज हों, क्योंकि हम ये तैयारी करके गए हैं कि हमें मरीज और केयर गिवर की बात को ध्यान से सुनना है। तो बहुत मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप पेशेंट के पास हों तो कृपया मल्टीटास्किंग ना करें। मल्टीटास्किंग का मतलब अगर पेशेंट से मिलने गए हों तो फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कोई और ऑफिशियल काम को अपने साथ लेके गए हैं, तो ऐसा कृपया ना करें। आप ये समझें कि उसकी लाइफ में ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आपके लिए ये एक आम दिन हो सकता है, कोई आम सी विजिट हो सकती है, पर उस मरीज के लिए और उसके घर वालों के लिए ये कोई आम दिन नहीं है, ये बहुत ही एक बुरा समय है। तो आप प्लीज इस बुरे समय की जो सैंक्टिटी है उसको प्लीज ध्यान में रखें, और ये जो मल्टीटास्किंग वाली एक्टिविटीज है या तो उस रूम के बाहर ही कर लें
और या मिलने के बाद, इस विजिट के बाद करें। अगली हमारी तैयारी है पॉजिटिव अफर्मेशंस की तैयारी। मतलब हम मरीज से जितनी भी बातें करें, कम से कम मरीज के सामने, तो वो पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये एक तरह की जंग है। पेशेंट ना एक तरह का युद्ध लड़ रहा है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। तो कई बार वह बहुत थका हुआ, हताश और बहुत निराश महसूस कर रहा होता है। तो कम से कम आप अपने शब्दों से उसकी सहायता कर सकते हैं। उसे अच्छी पॉजिटिव बातें कहिए, और जो उसके दिमाग में एक नेगेटिव बातों का कैसेट सा चल रहा है ना, तो कुछ समय के लिए उस पर एक स्टॉप बटन दबा दीजिए और अपनी पॉजिटिव बातों का कैसेट उसके दिमाग में भर के आइए। तो कम से कम आपके जाने के बाद उसके मन में, उसके ध्यान में वही अच्छी-अच्छी बातें आनी चाहिए। अगली हमारी तैयारी है हेल्प की तैयारी। हम सब रिश्तेदार अपने किसी भी, जो भी रिश्तेदार जो इस तरह की तकलीफदेह स्थिति में है, उनकी मदद करना चाहते हैं। और अक्सर हम कहते हैं कुछ ज़रूरत हो तो बताना। पर क्या होता है ना, इस टाइप की ओपन एंडेड हेल्प अगर आप ऑफर करते हैं, तो जो मरीज हैं, रिलेटिव्स हैं, वह समझ ही नहीं पाते हैं कि आपसे किस तरह की हेल्प मांगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो जो हेल्प आपसे मांगेंगे आप कर भी पाएंगे या नहीं। आप अपनी तरफ से स्पेसिफिक हेल्प ऑफर करिए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अगले 10-12 दिन तक के लिए मेरा ड्राइवर आपके बच्चों को स्कूल छोड़ाएगा, अगले 5-7 दिन के लिए हमारे घर से खाना आ जाएगा। तो इस तरह की जो भी हेल्प आप ऑफर करें, वो ना बिल्कुल स्पेसिफिकली उनको बताइए, ताकि वो उस स्पेसिफिक हेल्प में से अपने लायक या अपनी जो उनकी ज़रूरत है, उसकी हेल्प को वो चूज़ कर सकें। हमारी अगली तैयारी है बाकी रिश्तेदारों से इस स्थिति के बारे में डिस्कस करना। अब क्योंकि आपने ये विजिट कर ली है, वहाँ पे बैठकर अच्छे से ये समझ लिया है कि मरीज और उनके परिवार की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किन चीज़ों की आगे आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आप बाकी रिश्तेदारों से कम्युनिकेट करें अपने ग्रुप्स में कि अब हम इनकी फर्दर कैसे मदद कर सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो बाकी रिश्तेदारों में ज़िम्मेदारियों का बँटवारा कर दें। जैसे अगर खाना पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है, तो कुछ दिन एक रिश्तेदार, कुछ दिन दूसरे रिश्तेदार ये खाना पहुँचाने की ज़िम्मेदारी, किसी ड्राइवर की हेल्प की ज़िम्मेदारी, किसी को कुक ढूँढ के देने की ज़िम्मेदारी, बहुत सी छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है पैसे की, क्योंकि अगर हमारा जो मरीज़ है और हमें ये लग रहा है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस ये परेशानी झेलने के लिए उतना अभी सक्षम नहीं है वो लोग, तो आप उन्हें ऑफ़र करें कि अगर आप पैसे से उनकी मदद कर सकते हैं, तो उन्हें क्लियरली ये बताएं कि आप लोग कहाँ, कितनी और कब ये मदद कर पाएंगे, ताकि वो उनके दिमाग में भी फाइनेंसेस के बारे में ये क्लियर रहे कि उन्हें कितनी सहायता आप लोगों की तरफ से मिल सकती है। हमारी अगली तैयारी है लंबे समय तक के लिए इस बीमारी से जूझने में अपने रिश्तेदार की मदद की तैयारी। होता क्या है, बीमारी जब शुरुआत में जब उसका डायग्नोसिस होता है, तो सब लोग बहुत एक्टिवली हेल्प करने की कोशिश करते हैं, एक्टिवली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे-जैसे बीमारी पुरानी होने लगती है, लोग अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। वो भूल-सा जाते हैं कि क्या परेशानी थी और कैसी स्थिति है। तो ऐसे समय में आप कृपया खुद भी इस चीज़ को थोड़ा-सा रिमाइंड करें और खुद उन रिश्तेदारों से फिर से मिलने की या कम से कम फ़ोन पे कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब शुरू की आपाधापी 15-20 दिन हॉस्पिटल के चक्कर ये सब खत्म होते हैं और पेशेंट अकेला हो जाता है ना, तब उसे सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है। क्योंकि तब उसका सोशल मूवमेंट, घर से निकलना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और घर पे वो रहने लगता है अगर, तो इस समय आप लोगों की सहायता की उसे बहुत ज़रूरत होती है। तो कृपया इन दिनों में या तो उसे विज़िट करने की कोशिश करें या फिर फ़ोन पे तो ज़रूर कनेक्शन बना के रखें। अगली हमारी तैयारी है, इस परिवार को जब ये नॉर्मल हो जाए, जब थोड़ा-सा स्थितियाँ सुधर जाएँ, तो ज़रूर अपने पारिवारिक इवेंट्स में इनवाइट करें। कई हमारे इवेंट्स होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, शादियाँ, तो इन दिनों में इस परिवार को ज़रूर इनवाइट करें और ये मन में ये विचार ज़रूर रखें कि हो सकता है ये ना भी आ पाएँ। हो सकता है आप इनकी टिकट्स करा दें पर ये ना पहुँच पाएँ, होटल बुकिंग्स हो जाएँ पर ये ना अटेंड कर पाएँ। इसमें ना इनका दोष नहीं है। कई बार पेशेंट की स्थिति ऐसी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत आन पड़ती है, लोग चाहकर भी कोई खुशी के मौके अटेंड नहीं कर पाते। पर इससे करना ये नहीं है कि आप इनको इनवाइट ही करना बंद कर दें। आप अपनी तरफ से इन्विटेशन भेजें, अगर वो ना आ पाएँ तो कोई बात नहीं, परंतु
आप उनसे अपने कनेक्शंस को पहले की तरह जीवित रखें। अंत में सभी रिश्तेदारों से मैं यही कहना चाहूँगी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो मेरे सभी व्यूअर्स को मैं चाहूँगी कि मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि कुछ पॉइंट्स जो मेरे छूट गए हों और जो डिस्कशंस आप आगे इस तरह की करना चाहते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।